हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ एक और वीडियो जिसमें हम बात करेंगे फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स और प्रिंसिपल की। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी लोग एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी या यूपीएससी प्री एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमपीएससी या जो भी दूसरे स्टेट सर्विस के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। ठीक है, फर्स्ट है, हम सबसे पहले बात करेंगे न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन क्या है। ठीक है, न्यूटन जो कि फादर थे फिजिक्स के। ठीक है, न्यूटन द फादर ऑफ फिजिक्स एस्टेब्लिश अ लॉ ऑफ मोशन इन हिज बुक इज अ प्रिंसिपिया इन 1667। ठीक है, न्यूटन जो कि फादर थे फिजिक्स के, ठीक है, जिन्हें फादर माना गया था फिजिक्स का, उन्हें स्टैब्लिश किया था लॉ ऑफ मोशन अपनी बुक प्रिंसिपिया में 1667 में। ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि ठीक है, अ बॉडी विल रेस्ट विल रिमेन रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनलेस इट इज रिएक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, एक बॉडी अगर यानी कि बॉडी या ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, ठीक है, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा तब तक जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करता, यानी कि कोई बाहरी बल उस पर नहीं लग जाता। ठीक है, द फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड अ लॉ ऑफ गैलीलियो और लॉ ऑफ इनर्टिया। ठीक है, यानी कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम ये भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए बाई डायग्रामेटिक भी मैंने लिखा हुआ है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसमें देखिए एक ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट की, यानी कि फुटबॉल है जो कि रेस्ट की पोजीशन में है। ठीक है, अब यहाँ पर अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी कि यहाँ पे किसी ने फुटबॉल पे किक मारी और किक मार के ये ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में हो गया, यानी कि इस ऑब्जेक्ट ने जो कि यहाँ पे रेस्ट की पोजीशन में था, उसके बाद इसको किक मारी गई तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में आ गया और ये कंटिन्यू मोशन में है, एक कांस्टेंट स्पीड और डायरेक्शन के साथ कंटिन्यू मोशन में रहेगा। ठीक है, ये बॉल उड़ती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स लग करके उसको स्टॉप नहीं करते, यानी कि फुटबॉल जब तक कि ठीक है, यहाँ पे देखिए अनलेस एक्टेड बाय अन अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी कि जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा वो तब तक एक कांस्टेंट स्पीड और डायरेक्शन के साथ मोशन में रहेगी। ठीक है, तो फुटबॉल यहाँ पे आके जो फुटबॉल नेट है उसने इसको रोक लिया, यानी कि इससे इस नेट से एक अनबैलेंस्ड फोर्स इसको लगा। ठीक है, क्लियर। एंड सेकेंड लॉ क्या है न्यूटन का, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इक्वल टू द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड टाइम्स इट्स एक्रिलेशन, यानी कि F इज इक्वल टू एम ए। एम क्या है, मास, और ए इट्स एक्रिलेशन, यानी कि मास को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान और एक्रिलेशन यानी कि त्वरण। एक फोर्स जो कि किसी ऑब्जेक्ट पर जो लगता है वो इक्वल होता है उस ऑब्जेक्ट के द्रव्यमान के। ठीक है, ठीक है, और जो टाइम यानी कि जो टाइम ऑफ एक्रिलेशन है उसके। ठीक है, और अगर यानी कि सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो बल किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है या किसी बॉडी पर लग रहा है वो बल इक्वल है उस ऑब्जेक्ट के द्रव्यमान के और उसका जो टाइम ऑफ एक्रिलेशन है, ठीक है ना, ऑफ दैट इक्वल टू द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड टाइम इट्स एक्रिलेशन। ठीक है, और उसका जो टाइम ऑफ एक्रिलेशन है यानी कि त्वरण के, ठीक है, उसके इक्वल होता है। न्यूटन सेकेंड लॉ गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, मैग्नीट्यूड को हिंदी में बोलते हैं परिमाण। परिमाण यानी कि शेप या साइज भी हम इसे कह सकते हैं। तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो हमें देता है एक मैग्नीट्यूड, एक परिमाण देता है बल का। ठीक है, अब अगर हम द्रव्यमान के बारे में मास के बारे में आपको बता दूं, द्रव्यमान यानी कि मास किसी भी ऑब्जेक्ट का वो गुण होता है, ठीक है, जो उस ऑब्जेक्ट के एक्रिलेशन यानी कि त्वरण के का विरोध करता है। त्वरण इट मीन्स कि द्रव्यमान वो चीज है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के
मोशंस में जो चेंजेस आने हैं, ठीक है, उनको रेसिस्ट करता है, यानी कि उन चेंजेस को आने का विरोध करता है, ठीक है। और एक्रिलेशन क्या होता है, यानी कि त्वरण क्या होता है कि त्वरण यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी वस्तु में उसकी वेलोसिटी में समय के साथ साथ चेंजेस आते रहते हैं। वेलोसिटी यानी कि वेग, जो कि स्थिर नहीं रहता है, अकॉर्डिंग टू टाइम उसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो यानी कि जो भी उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में टाइम के अनुसार जो चेंजेस आ रहे हैं उसको हम एक्रिलेशन कहते हैं, उसको हम त्वरण कहते हैं, ठीक है गाइस। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि हर एक एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे कि रिकॉइल ऑफ गन, रिकॉइल इट मीन्स हिंदी से पीछे हटना। जैसे सपोज कि फोर्सेस वाले मशीन गन चलाते हैं, ठीक है, तो मशीन गन चलाते समय जो मशीन गन का पीछे का हिस्सा होता है, ठीक है, हैंडल, जो उसको क्या करते हैं कि वो अपने शोल्डर पर एकदम टाइट गड़ा के रखते हैं, क्योंकि जितनी स्पीड से बुलेट बाहर निकलेगी मशीन गन से, उतनी ही स्पीड से जो मशीन गन है यानी कि गन है वो पीछे आती है। तो अगर वो स्ट्रिक्टली वहां पे टिका के नहीं रखेंगे अगर, ठीक है, तो क्या होगा कि उनका शोल्डर टूट सकता है, क्योंकि गन निकल रही यानी कि बुलेट निकल रही है, तो जितना फोर्स बुलेट निकलने में निकला उसका उतना ही फोर्स पीछे की तरफ आएगा, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि क्वेश्चन आता है फिजिक्स में कि जो डिफेंस पर्सन होते हैं या फोर्सेस वाले लोग होते हैं, ठीक है, वो गन का जो ऊपर का हिस्सा होता है, ठीक है, वो अपने शोल्डर पे क्यों अटका के रखते हैं, ठीक है। फिर है मोशन ऑफ रॉकेट, यानी कि रॉकेट का मोशन, जैसे ही रॉकेट लॉन्चिंग होता है उस टाइम पे भी जितना फोर्स उसको ऊपर जाने में लगता है सेम उतना ही फोर्स वो नीचे भी लगाता है। स्विमिंग, यानी कि स्विमिंग में भी जितना बल हमें, पानी को हम स्विमिंग करते हैं तो हमें पानी को काटने में, ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो लोग भी स्विमिंग करते होंगे उन्हें पता होगा कि ठीक है, दोनों हाथों से पैरों से हम पानी को काटते हैं, तो यानी कि जो फोर्स हम लगा रहे हैं वही फोर्स हमें धक्का देके आगे की तरफ धकेल रहा है। वाइल ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम वेल, इफ द स्ट्रिंग ब्रेक अप द मैन ड्रॉइंग वाटर फॉल बैक, ठीक है। अगर सपोज हम बाल्टी से, किसी कुएं से बाल्टी के जरिए पानी निकालते हैं, ठीक है, तो बाल्टी में रस्सी बंधी होगी और उसे हम कुएं में डुबोएंगे और उससे पानी निकाल रहे हैं। अगर इन एनी केस, यानी कि एक आदमी पूरी ताकत से, ठीक है, कि पूरे एक फोर्स से, एक पूरी ताकत से बाल्टी को कुएं में डुबो के उसमें से पानी निकालता है। अगर इन एनी केस बीच में रस्सी टूट जाती है तो यानी कि उस बंदे में भी, ठीक है, वापस उतना ही फोर्स लगेगा, यानी कि उतना ही सेम रिएक्शन वापस आएगा, जिससे क्या होगा कि वो पानी में गिर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, ठीक है, एक आदमी है, ठीक है, एक खूंटी है, यहाँ पर वहां पर रस्सी टंगी हुई है, ये पूरी फोर्स से इस रस्सी को खींच रहा है। इट में भी पॉसिबल कि वो खींच ले और ये खूंटी टूट जाए, रस्सी निकल जाए, तो ये आदमी क्या होगा कि उतनी ही तेज, इसका रिएक्शन क्या होगा कि ये बहुत जोर से यानी कि आगे जाके गिरेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेकेंड ऑप्शन में क्या है कि एक आदमी रस्सी से हाथी को खींच रहा है। इन एनी केस अगर अभी ये दोनों फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, अपनी अपनी तरफ, अगर हाथी फोर्स लगाना छोड़ दे तो ये आदमी जाकर के हाथी से टकरा जाएगा। तो यही है एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, क्लियर। अब क्या है, देखिए आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, यानी कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, ठीक है। आर्किमिडीज ने क्या बोला था कि व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड पार्टली और होली इन अ लिक्विड, जब कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट किसी, ठीक है, लिक्विड में कंप्लीट रूप से डूब जाता है या फिर पार्टली जाता है, यानी कि आधा ऊपर आधा नीचे होता है, पानी के नीचे होता है, तो देयर इज एन अपरेंट लॉस इन द वेट ऑफ द बॉडी। तो एक अपरेंट लॉस, एक तरीके का लॉस होने लगता है उसकी बॉडी में। तो जो लॉस उसकी बॉडी में हो रहा है विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, ठीक है। और जो लॉस उस आदमी की, उस ऑब्जेक्ट की बॉडी में होगा, तो वो वेट लॉस जो कि इक्वल होगा, उसके बराबर होगा उसके जो लिक्विड, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के द्वारा हटाया गया है। यानी कि अगर पार्टली वो गया है तो आधा वो पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर है, आधा बाहर है, तो यानी कि
उससे थोड़ा सा लिक्विड तो बाहर आया ही होगा, गिरा होगा। ठीक है, अगर पूरा लिक्विड के अंदर चला गया है कोई ऑब्जेक्ट तो जाहिर सी बात है कि लिक्विड बाहर आएगा ही आएगा। तो यानी कि जो लिक्विड बाहर गिरा है उसका वेट और उस ऑब्जेक्ट का वेट दोनों बराबर होंगे, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत था। ठीक है, एंड दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल है ये यानी कि तैरने का सिद्धांत पर बेस्ड है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है, डेंसिटी, the density of a sea water is more than that of a normal water। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्यों इजी होता है, वाई इट इज इजियर टू स्विम इन अ सी वाटर, यानी कि समंदर में तैरना क्यों इजी होता है। बिकॉज जो डेंसिटी होती है सी वाटर की वो ज्यादा होती है नॉर्मल वाटर से। ठीक है, डेंसिटी यानी कि घनत्व जो है वो ज्यादा होता है सी वाटर का आपके नॉर्मल वाटर से, इसीलिए समंदर में तैरना इजी होता है इन कंपैरिजन ऑफ रिवर या नॉर्मल वाटर पॉन्ड में तैरने से। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है पेपर में। ठीक है, when ice float in water it's a 1/10 part of the remain outside the water। जब आइस यानी कि बर्फ को आप पानी में डालते हैं तो उसका जो 1/10 पार्ट होता है, 1/10 पार्ट जो होता है वो हमेशा बाहर रहता है पानी से। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आइस फ्लोटिंग इन वाटर इन वेसल मेल्ट। ठीक है, जो कोई आइस जो तैर रही है यानी कि आपने एक बर्फ का गोला लिया और उसको पानी के एक वेसल में जिसमें वाटर है उसमें डाल दिया, जब वो आइस मेल्ट हो गई तो जो लेवल है वाटर का वेसल में जो कभी भी चेंज नहीं होगा, यानी कि वाटर का लेवल उतना ही रहेगा जितना आपने उसमें भरा हुआ था या इतना डाला था। ठीक है, देखिए ये जो होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, इसमें क्या होता है, बियॉन्ड फोर्स लगता है, यानी कि जब बॉडी आपकी, ये मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, जैसे ही आप किसी प्रोडक्ट मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डालेंगे, चाहे वो कंप्लीटली उसमें डूब जाए या आधा डूबा रहे आधा बाहर रहे, तो उसमें क्या लग रहा है कि पानी की तरफ से उसके ऊपर, ठीक है, वाटर या लिक्विड की तरफ से एक फोर्स लग रहा है जिसको हम बोलते हैं बियॉन्ड फोर्स। ठीक है, ये जो बियॉन्ड फोर्स होता है ये इक्वल होता है उसके, ठीक है, जो वाटर जो फ्लूइड डिस्प्लेस किया गया है उस ऑब्जेक्ट के द्वारा उस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है लॉ, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अब हम ग्रेविटी की बात करते हैं। ठीक है, इन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि एवरी पार्टिकल ऑफ द मैटर अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल ऑफ द मैटर, यानी कि ठीक है, मैटर का मतलब कि हर एक पार्टिकल, हर एक चीज जो कि अट्रैक्ट होती है दूसरी चीज से। ठीक है, मतलब कि उसमें एक फोर्स लगता है, एक फोर्स के जरिए हर एक चीज, हर एक पार्टिकल किसी भी मैटर का जो कि अट्रैक्ट हो रहा है दूसरे मैटर के पार्टिकल्स से विथ अ फोर्स। ठीक है, एक फोर्स के साथ जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि सीधे अनुपातिक होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, यानी कि उनके द्रव्यमान के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि उन दो प्रोडक्ट यानी कि बॉडी या मैटर के बीच में जो डिस्टेंस होगी उनके उस डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि जब कोई पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट होता है किसी दूसरे पार्टिकल से मैटर के, ठीक है, उसमें एक फोर्स लगता है। ठीक है, वो फोर्स जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, यानी कि जो मैटर हैं उनके मासेस के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जो उन दो मैटर्स के बीच में या पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर का। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है F1 एंड F2 इज इक्वल टू G, जो कि कांस्टेंट रहता है हमेशा। ठीक है, तो यानी कि M मासेस है और ये भी मास है और अपॉन R का स्क्वायर यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, ये सूर्य है, ठीक है, सन है जिसका
मास मैंने यहाँ पे m किया हुआ है, कैपिटल M, और ये अर्थ है जिसका मास मैंने स्मॉल m किया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस, और इसकी तरफ से भी एक फोर्स F1 आया और इसकी तरफ से भी F2 आया, यानी कि दोनों ही एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यानी कि F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू G, जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। तो इंटू m अपॉन r का स्क्वायर, ये क्या है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑल मैटर्स इन द यूनिवर्स कॉजिंग, ठीक है। यानी कि यूनिवर्स में जितने भी मैटर्स हैं ये एक फोर्स है अट्रैक्शन का, ग्रेविटी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एप्पल का पेड़ में से गिरना, ठीक है, नीचे गिरना, अगर सपोज ग्रेविटी नहीं होती तो वो एप्पल कभी पेड़ में से नीचे गिरता ही नहीं, यानी कि हवा में लटका रहता। जैसे कि द मून टू ऑर्बिट द अर्थ, यानी कि सूर्य का, ठीक है, चक्कर लगाना, यानी कि पृथ्वी से जुड़ा हुआ रहना, पृथ्वी के ऑर्बिट पे रहना, यानी कि चक्कर लगाना, ठीक है। अगर सपोज इन एनी केस जैसे स्पेस में जो लोग जाते हैं, साइंटिस्ट जाते हैं, एस्ट्रोनॉट जाते हैं, यानी कि स्पेस में ग्रेविटी नहीं है, तो इसकी वजह से वो क्या है, लटकते रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। वो कहीं पे एक जगह पर खड़े नहीं हो सकते हैं, यानी कि पृथ्वी पर हम खड़े हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, ठीक है। जैसे हम बॉल नीचे से उछालते हैं ऊपर की तरफ, तो वो बॉल को अगर ग्रेविटी नहीं होती तो वो बॉल स्पेस में चली जाती, वो कभी नीचे आती ही नहीं। तो ग्रेविटी की वजह से वो बॉल क्या होती है, नीचे वापस हमारी तरफ आती है, ठीक है, ठीक है। द ग्रेविशन फोर्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी, ठीक है। जो ग्रेविशन फोर्स है अर्थ का, हम उसे ग्रेविटी कहेंगे, ठीक है ना। ग्रेविटी इज द फोर्स बाय विच अर्थ पुल अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, यानी कि ग्रेविटी वो फोर्स है जिसके द्वारा, ठीक है, अर्थ पुल करती है, यानी कि धक्का देती है एक ऑब्जेक्ट को, बॉडी को अपने सेंटर की तरफ, जहां पे हियर इज अ जी इज द कांस्टेंट कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविशनल कांस्टेंट, यानी कि जी जो है वो है कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविशनल कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, और जो वैल्यू होती है जी की वो क्या है, 6.67 एंड 10 की पावर -11, ठीक है, nm स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, ठीक है। ये जो वैल्यू है जी की, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जी की वैल्यू क्या है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है गाइस। और जो एग्जाम्पल है ग्रेविशन का, ग्रेविटी का, वो है वेट ऑफ बॉडी इन अ लिफ्ट, यानी कि ये एग्जाम्पल भी क्वेश्चन में आ सकता है कि ग्रेविटी का एग्जाम्पल क्या है, ठीक है ना। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो उसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो, तो एग्जैक्ट में जो राइट ऑप्शन होगा वो ये होगा कि वेट ऑफ बॉडी इन लिफ्ट, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं, कैपेलर का लॉ ऑफ मोशन, यानी कि कैपेलर ने 3 लॉज दिए थे, ठीक है, जो जिनका फर्स्ट लॉ क्या है, द लॉ ऑफ ऑर्बिट, यानी कि कक्षाओं का लॉ, ठीक है, जिसमें कैपेलर ने क्या बोला था कि द ऑल प्लैनेट आर मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है ना, एंड विद द सन इज बीइंग एट वन फोकस ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है। जो जितने भी प्लैनेट हैं, यानी कि ग्रह हैं, कैपेलर ने हमें क्या बताया कि जितने भी ग्रह हैं वो सभी सूर्य के चारों तरफ एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में, यानी कि इलिप्टिकल कक्षाओं में गति करते हैं, चक्कर लगाते हैं, यानी कि इलिप्टिकल बोले तो दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं, इलिप्टिकल ऑर्बिट इनको हिंदी में बोलेंगे दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं, ठीक है ना, ठीक है, गति करते हैं। और सूर्य इस ऑर्बिट में किसी एक फोकस पर होता है, यानी कि इस दीर्घ वृत्त में सूर्य एक फोकस पर होता है, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे है कि द ऑर्बिट ऑफ द कैपिलर्स आर इलिप्सिस, ठीक है, एंड विद द सन एट वन ऑफ द फोकस ऑफ द इलिप्सिस, यानी कि जो प्लैनेट्स हैं, यानी कि ग्रह हैं जो कि अपनी कक्षाओं पर, ठीक है, एक अपनी कक्षाओं पर, एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं पर एक गति कर रही हैं, ठीक है। और जो सूर्य है वो, ठीक है, ऑर्बिट पर, यानी कि अपनी कक्षा पर एक दीर्घ वृत्त पर फोकस कर रहा है, ठीक है। ये मैंने आपको फोकस पर होता है, ठीक है। ये मैंने आपको एक इलिप्टिकल ऑर्बिट का एग्जांपल भी दिया है, डायग्रामेटिकली दिखा दिया है कि ये क्या है, ये है आपका सन, ठीक है, और ये क्या है आपके अर्थ, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है द लॉ ऑफ एरियाज, ठीक है ना, ठीक है, क्षेत्रफल का लॉ, ठीक है। अभी इसमें क्या है
कि जो कैपिलर का सेकेंड लॉ है वो है लॉ ऑफ एरियाज। इसमें देखिए, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, ठीक है, स्वीप आउट इन इक्वल एरियाज इन अ इक्वल टाइम एज द प्लैनेट ट्रेवल अराउंड द इलिप्सिस। ठीक है, यानी कि कैपिलर का जो दूसरा नियम है, ठीक है, वो क्या कहता है कि जो सूर्य है और सूर्य और ग्रहों को जो जोड़ने वाली एक लाइन है यानी कि रेखा है, ठीक है, वो एक समान यानी कि इक्वल टाइम में यानी कि समान समय अंतराल में एक इक्वल डिस्टेंस यानी कि एक इक्वल एरिया, एक समान क्षेत्रफल को तय करती है। ठीक है ना, ये इसका लॉ है। देखिए यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं ताकि तो उनको इजी रहे समझने में। ठीक है, कैपिलर के दूसरे नियम के अनुसार सूर्य और ग्रहों को जोड़ने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है यानी कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया तय करती है। ठीक है ना, वो स्थान जहां से ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक होता है, ठीक है, वो इलाका जहां पर ठीक है, वो पॉइंट जहां पर सूर्य सबसे ज्यादा यानी कि प्लैनेट सूर्य के सबसे क्लोज होता है, उसको बोलते हैं हम पेरिहिलियन, और हिंदी में उसे बोला जाता है उपसौर। ठीक है, और वो स्थान जहां से ग्रह सूर्य से सबसे दूर होता है, ठीक है, यानी कि वो पॉइंट जहां से ग्रह सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होता है उसको हम बोलते हैं एम्फीहिलियन इंग्लिश में, और हिंदी में हम उसे बोलते हैं अपसौर। ठीक है ना, समझ गए आप लोग। वो स्थान जहां से वो पॉइंट जहां से ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक होता है उसको बोलते हैं पेरिहिलियन, हिंदी में बोलते हैं अपसौर। और वो स्थान, ठीक है, वो प्लेस जहां से या वो पॉइंट जहां से ग्रह सूर्य से सबसे दूर होते हैं उसको बोलते हैं हम एम्फीहिलियन। ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं अपसौर। ठीक है, यानी कि पेरिहिलियन में जो भी ग्रह सूर्य के सबसे जो ग्रह क्लोज होगा वो फास्टेस्ट रिवोल्यूशन करेगा यानी कि बहुत स्पीड में वो घूमेगा सूर्य के चारों तरफ। ठीक है, और जो ग्रह दूर होगा वो काफी स्लो यानी कि उसे एक रिवोल्यूशन को ही कंप्लीट करने में, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में ही बहुत वक्त लग जाएगा। ठीक है, प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत होता है। देखिए हिंदी भाषी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, हर एक ग्रह का जो क्षेत्रीय वेग होता है वो नियत होता है। इसका प्रभाव ये पड़ता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट आता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, यानी कि जब सूर्य के पास आएगा तो वो बहुत स्पीड में यानी कि उसकी जो चाल है, वेग है, वेलोसिटी है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी यानी कि वो बहुत तेजी से घूमने लगेगा। और जब वो ग्रह सूर्य से दूर जाता है तो उसका वेग कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वो स्लो मूवमेंट करेगा, धीरे धीरे घूमेगा। ठीक है, अब है कैपिलर थर्ड लॉ। ठीक है, कैपिलर का थर्ड लॉ, लॉ ऑफ पीरियड्स। ठीक है, तो जो थर्ड लॉ है इसमें क्या बोला गया है कि द स्क्वायर ऑफ अ पीरियड ऑफ अ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट, ठीक है, अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, यानी कि द स्क्वायर ऑफ अ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट। ठीक है, यानी कि किसी भी ग्रह के द्वारा, किसी भी प्लैनेट के द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में, ठीक है ना, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है यानी कि जो पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है उसका स्क्वायर, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन, यानी कि क्यूब। ठीक है, उसका जो डिस्टेंस है यानी कि सूर्य और प्लैनेट के बीच की जो डिस्टेंस है जिसे हम आर कहेंगे, ठीक है, जिसे हम आर से डिनोट करेंगे, उसके क्यूब के बराबर। ठीक है, यहीं पे देखिए द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, यानी कि जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है यानी कि जो समय लग रहा है, ठीक है, एक ग्रह को सूर्य के चारों ओर एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में, यानी कि वो समय लग रहा है टी, या उसका स्क्वायर जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन, यानी कि सूर्य से जो ग्रह के बीच की जो दूरी है उसके क्यूब के। ठीक है, तो t इज द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, यानी कि t को हमने क्या माना, एक पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, और r जो है वो मीन डिस्टेंस है प्लैनेट की, प्लैनेट और सूर्य के बीच की। तो यानी कि इसका जो वो बन के आया समीकरण बोल सकते हैं, इक्वेशन, यानी कि t का स्क्वायर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r के क्यूब के। ठीक है, अगर हिंदी में मैं बोलूं तो किसी भी ग्रह के द्वारा सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय t का वर्ग उसका दीर्घवृत्ताकार कक्षा के
दिधाक्ष का तृतीय घात के समानुपाती होता है। ठीक है, ये है कैपिलर का थर्ड लॉ। भी देखिए, द क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द सन द फास्टर इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, यानी कि जो ऑब्जेक्ट सूर्य के क्लोज होगा, सूर्य के पास होगा, तो उसका जो रिवोल्यूशन होगा यानी कि रिवोल्यूशन का पीरियड होगा वो क्या होगा, कम होगा, बिकॉज वो बहुत ज्यादा तेजी से यानी कि फास्ट जल्दी जल्दी चक्कर लगाएगा, तो उसका जो समय लगेगा वो कम लगेगा, कम समय में वो एक चक्कर को पूरा कर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अर्थ और मार्स ऑर्बिट। ठीक है, ये डायग्राम है, देखिए यहाँ पे मरकरी है, ठीक है, ये सूर्य है, यहाँ पे मरकरी है, यहाँ पे वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, ठीक है, यूरेनस है, नेपच्यून है और प्लूटो। एन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस। ठीक है, ये एक एवरेज डिस्टेंस होती है बिटवीन द अर्थ एंड सन, यानी कि सूर्य, अर्थ और यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है उसको हम किस में मेजर्स कर सकते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में। ठीक है, ये उसकी यूनिट है। अ लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस इट टेक्स अ लाइट टू ट्रेवल इन 1 ईयर। लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जिसमें कि हमें पता चलता है कि लाइट ने ट्रेवल किया एक साल में कितना। ठीक है, इट टेक्स अ लाइट टू ट्रेवल इन 1 ईयर, यानी कि एक साल में लाइट ने कितना ट्रेवल किया उसके बारे में। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते है पास्कल लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर, यानी कि पास्कल का लॉ, ठीक है, फ्लूइड प्रेशर से रिलेटेड कि कैसे ट्रांसमिशन होता है फ्लूइड प्रेशर का। ठीक है, पास्कल ने क्या बोला है कि द प्रेशर इन अ फ्लूइड एट अ रेस्ट एट इज अ सेम एट ऑल द पॉइंट्स इफ द ग्रेविटी इज इग्नोर्ड। पास्कल ने ये बोला है कि अगर जो प्रेशर है फ्लूइड का, अगर वो रेस्ट में है किसी एक पॉइंट पर, तो वो रेस्ट में ही रहेगा सारे पॉइंट्स में, अगर हम ग्रेविटी को इग्नोर करते हैं। ठीक है, इट मीन्स कि अगर प्रेशर, किसी भी फ्लूइड का प्रेशर अगर रेस्ट में है एक पॉइंट पर, तो ये सेम ही रहेगा सारे पॉइंट्स पे। ठीक है, उसमें और पॉइंट्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा अगर हम ग्रेविटी को इग्नोर करें। ठीक है, देखिए हिंदी में क्या है कि पास्कल ने हमें ये बताया है कि किसी स्थिर अवस्था में तरल के किसी बिंदु पर लगाया गया दाब का मान सभी दिशाओं में समान होता है। यानी कि कोई स्थिर अवस्था में कोई तरल पदार्थ है यानी कि फ्लूइड है, उसके किसी भी बिंदु पर अगर हम कोई दाब लगाते हैं यानी कि कोई प्रेशर लगाते हैं, तो उसका मान सारी दिशाओं में, सारे डायरेक्शन में एक समान होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। यानी कि अ लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन, यानी कि एक लिक्विड एक्सर्ट यानी कि एक लिक्विड जो कि डालता है, ठीक है, एक इक्वल प्रेशर, एक समान प्रेशर सारे डायरेक्शंस में, सारी दिशाओं में। इफ द प्रेशर इन एन इनक्लोज्ड फ्लूइड इज चेंज्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, अगर प्रेशर यानी कि जो दाब है अगर किसी इनक्लोज्ड यानी कि संलग्न फ्लूइड में अगर चेंजेस होते हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में, यानी कि एक इनक्लोज्ड फ्लूइड यानी कि अगर प्रेशर चेंज होता है एक इनक्लोज्ड लिक्विड में, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट में उसमें, तो द चेंजेस इज, तो वो चेंज ट्रांसमिटेड होगा टू द एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड। यानी कि अगर सपोज प्रेशर में कोई चेंजेस आते हैं अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में इन इनक्लोज्ड फ्लूइड में, ठीक है, तो वो चेंजेस जो कि ट्रांसमिटेड होंगे एवरी पॉइंट ऑफ फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड के उस तरल पदार्थ के हर एक बिंदु पर वो चेंजेस आएंगे, यहां तक कि टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है, टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर विदाउट बीइंग डिमिनिश्ड इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहां तक कि जो कंटेनर की वॉल है उसमें भी चेंजेस आएंगे बिना कम किए उसके शेप को, यानी कि उसके शेप में कोई चेंजेस नहीं आएगा बिना उसके शेप को रिड्यूस किए, यानी कि मैग्नीट्यूड को हम सरल भाषा में शेप बोल सकते हैं, परिमाण बोल सकते हैं, यानी कि उसके परिमाण में को कम किए बिना। ठीक है, ये इसका पास्कल का लॉ है। और पास्कल के लॉ के एग्जांपल कहाँ कहाँ पे ये एप्लीकेबल है, हाइड्रोलिक मशीन पे, लिफ्ट पे, प्रेशर और ब्रेक्स पे, ये सारी चीजें पास्कल के लॉ पर बेस्ड हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब है नेक्स्ट है बर्नौली प्रिंसिपल। ठीक है ना, बर्नौली प्रिंसिपल क्या है कि व्हेन
incompressible, non-viscous, irrational liquid. An ideal liquid flow from one position to other in a streamlined path. Then in its path at every point, the sum of a pressure energy, kinetic energy and potential energy per unit volume remain constant. ठीक है, इन्होंने बोला है कि जब कोई एक इनकम्प्रेसिबल यानी कि अपरिमेय, नॉन विस्कस यानी कि गैर चिपचिपा, इरेशनल लिक्विड यानी कि तर्कहीन तरल, आइडियल लिक्विड यानी कि एक आदर्श तरल, जब वो फ्लो होता है किसी एक पोजीशन से यानी कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में एक स्ट्रीमलाइन पाथ में यानी कि एक सीधे सीधे पाथ में, तो देन इन इट्स अ पाथ एट एवरी पॉइंट, तो उसके पाथ में यानी कि उसके रास्ते में हर एक पॉइंट पर जो सम है यानी कि योग है प्रेशर एनर्जी का, दबाव ऊर्जा का, नाइटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा का और पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा का, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो इनका योग है यानी कि दबाव ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा का, ठीक है, यानी कि प्रेशर एनर्जी का, नाइटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। बर्नौली प्रिंसिपल पर का एग्जांपल है ब्लोइंग ऑफ रूफ बाय स्टॉर्म, यानी कि ठीक है, छत का उड़ जाना, ब्लो करना यानी कि उड़ जाना तूफान की वजह से, ठीक है, स्प्रेयर एक्शन ऑफ अ कार्ब्यूरेटर ईटीसी, ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट, ठीक है, द न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन का जो क्या लॉ है कूलिंग का, उसने बोला है कि द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ बॉडी यानी कि द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंसेस इन टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग्स, यानी कि न्यूटन का जो लॉ ऑफ कूलिंग है, उन्होंने क्या बोला है न्यूटन ने, ठीक है, जो रेट है कूलिंग द बॉडी यानी कि बॉडी के ठंडे होने का जो रेट है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि लॉस ऑफ हीट हो रहा है, यानी कि हीट का लॉस हो रहा है इसलिए बॉडी कूल होती जा रही है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि द रेट ऑफ कूलिंग द बॉडी यानी कि जो रेट है बॉडी के ठंडे होने का, और उसको हम बोल सकते हैं रेट ऑफ लॉस हीट यानी कि हीट का लॉस हो रहा है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द डिफरेंसेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हो रहा है वो जो डिफरेंसेस आएंगे टेम्परेचर्स के, यानी कि तापमान में जो विभिन्नताएं आएंगी बिटवीन द बॉडी एंड दियर सराउंडिंग्स, यानी कि उस ऑब्जेक्ट की, उस बॉडी की और उसके आसपास की जो चीजें हैं, ठीक है, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, समझ गए, जो द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट जो कि यानी कि द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ बॉडी जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो उसके जो डिफरेंसेस आ रहे हैं टेम्परेचर में, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट और उसकी सराउंडिंग्स के बीच में, ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, बाकी की जो लॉज प्रिंसिपल्स बच गए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बना के फिर ले आऊंगी। आई होप कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, स्टे होम स्टे सेफ।